शाम के 5 बजे रीना दरवाज़ा खोलकर घर में दाखिल हुई तो उसके हाथों में शॉपिंग बैग की भरमार देखकर सामने ड्राइंग रूम में बैठे उसके पति रोहित की भौहें तन गईं। ये सब क्या है रीना? आज तुम फिर से शॉपिंग करने चली गई? रोहित ने नाराजगी भरे स्वर में पूछा, लेकिन रीना तो बस अपनी खुशी में ही मस्त थी। उसने बैग को टेबल पर रखा और चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, अरे रोहित, तुम सोच भी नहीं सकते, आज तो ऐसी शानदार सेल लगी थी कि क्या ही बताऊं। मुझे तो पता ही नहीं था। वो तो कल किट्टी पार्टी में मिसेज पूजा ने बताया था सेल के बारे में। इतनी बढ़िया ड्रेस और उसी ड्रेस से मैच की शानदार ज्वेलरी इतनी कम रेट में मिल रही थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। रीना की बात सुनकर रोहित ने अपना माथा पकड़ लिया, फिर गरजते हुए बोला, तुम्हारी ये फिजूल खर्ची कब खत्म होगी रीना? पहले भी तुम्हें समझाया है कि इन बेकार की चीज़ों पर पैसा मत बहाया करो, लेकिन तुम समझती कहाँ हो। अब तो तुम्हारा हर रोज का काम बन गया है। पति की डांट सुनकर रीना का उत्साह हल्का पड़ने लगा। उसने धीरे से कहा, पर रोहित, हर पार्टी में मेरी सहेलियाँ इतने महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनकर आती हैं। सबकी नज़रें बस उन्हीं पर टिकी रहती हैं। उनकी तारीफ़ें होती हैं। मुझे भी सजने संवरने का शौक़ है। गोल्ड ज्वेलरी ना सही, कम से कम अपनी पसंद के कपड़े और लोकल ज्वेलरी तो खरीद सकती हूँ ना। रीना की बात सुनकर रोहित का गुस्सा और बढ़ गया। अच्छा, तब तुम भी सहेलियों के देखा देखी में अपना घर बर्बाद कर दोगी। बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे, ये सब कौन देखेगा? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि जिस हॉस्टल में बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ की फ़ीस कितनी बढ़ गई है। तुम्हारी ये फिजूल खर्ची मुझे कंगाल करके छोड़ेंगी। तो रीना भी गुस्से से बोली, तो क्या मैं अपनी पसंद का कुछ भी नहीं खरीद सकती? अभी ये बहस चली रही थी कि तभी रीना का फ़ोन बज उठा। देखा तो उसके पिता बनवारी जी का फ़ोन था। उसने उठाया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो रीना बेटी। हाँ पिताजी, कैसे हैं आप? तबीयत तो ठीक है ना? बेटा, तबीयत तो ठीक कहाँ रहती है। कई दिनों से सोच रहा था कि डॉक्टर को दिखा दूं, लेकिन अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती। रीना का दिल धक से रह गया। उसकी माँ का पिछले 6 महीने पहले ही देहांत हुआ था और उसका कोई भाई भी नहीं था जो उसके पिता की देखभाल कर सके। इसलिए बनवारी जी अकेले रह रहे थे। रीना ने पिता की मुरझाई हुई आवाज़ सुनी तो उसकी खुशी एक पल में गायब हो गई। उसने कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। आप ताऊजी के बेटे रवि से बात कीजिए ना, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। आखिर अपने ही तो काम आते हैं। आप रुकिए, मैं अभी उसे फ़ोन कर देती हूँ। तो बनवारी जी ने हल्की खांसी के बीच जवाब दिया, बेटी, मैं उसे बुला तो लेता, लेकिन रवि तो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहीं घूमने गया है। वो यहाँ नहीं है। अब तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। ये सुनकर रीना का दिल बैठ गया। उसने अपने पिता को हौसला देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। आप थोड़ा आराम कीजिए, मैं बाद में बात करती हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। पर फ़ोन रखते ही रीना के चेहरे पर गंभीरता छा गई। उसने रोहित की ओर देखा और चिंतित स्वर में बोली, सुनिए जी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ताऊजी का बेटा रवि भी इस समय घर पर नहीं है जो उन्हें डॉक्टर के पास ले जा सके। इस पर रोहित ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो रीना बोली, लगता है हमें उन्हें यहीं ले आना चाहिए। गांव में वो बिल्कुल अकेले हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। रीना चिंतित थी। उसकी बात सुनकर रोहित पल भर के लिए चुप रह गया, लेकिन उसके मन में जैसे विचारों की उथल पुथल मच गई। अब एक और खर्चा। उसकी आंखों में थोड़ी झुंझलाहट साफ झलक रही थी। वो क्या है ना रीना, मौसम ही ऐसा चल रहा है। हल्की फुल्की तबीयत खराब होना तो आम बात है। ऊपर से पोल्यूशन भी कितना बढ़ गया है, खासकर हमारे शहर में। अगर पिताजी यहाँ आएंगे
तो उनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। और वैसे भी क्या पता उन्हें यहाँ अच्छा लगे या नहीं। गांव की खुली हवा, अपना माहौल, वहाँ वो ज़्यादा सहज महसूस करते होंगे। हम क्यों उन्हें बेवजह परेशान करें। मुझे लगता है उनके लिए गांव में ही रहना सही रहेगा। रोहित की बात सुनकर रीना चुप हो गई, लेकिन मन में एक बेचैनी थी। पिताजी की तबीयत के बारे में सोचकर वो बार बार परेशान हो रही थी। उसकी ये बेचैनी रोहित से छिपी नहीं। थोड़ी देर बाद रोहित बोला, रीना, ऐसा मत सोचना कि मुझे तुम्हारे पिताजी की चिंता नहीं है। मैं समझता हूँ कि तुम उनकी वजह से परेशान हो, लेकिन बुढ़ापे में तो ये सब चलता ही रहता है। तुम उनसे फ़ोन पर हालचाल पूछती रहा करो। अगर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो तुम ही कुछ दिनों के लिए उनके पास गांव चली जाना। ये सुनकर रीना ने कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। शहर के वातावरण में उनकी तबीयत कहीं और ज़्यादा ना बिगड़ जाए। ज़रूरत पड़ेगी तो हम वहाँ चलकर उन्हें दवाई दिलवा देंगे। वो दिन ऐसे ही बीत गया। दूसरे दिन सुबह सुबह रीना ने फ़ोन किया, पिताजी, अब आपकी तबीयत कैसी है? तो बनवारी जी ने धीरे से कहा, बेटी, अब भी तबीयत तो वैसी है, दवाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सोच रहा हूँ कि किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा लूँ, लेकिन अकेले जाना मुश्किल हो रहा है। अगर तुम दोनों आ जाते तो अच्छा होता। यह सुनकर रीना का दिल भर आया। उसने धीरे से कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं बात करती हूँ और कुछ इंतज़ाम करती हूँ। फ़ोन रखने के बाद रीना सीधा रोहित के पास गई। रोहित, पिताजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम गांव जाकर एक बार उन्हें डॉक्टर के पास दिखा दें। ये सुनकर रोहित सोच में पड़ गया, लेकिन उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। रीना, मैं समझता हूँ कि तुम्हें उनकी फ़िक्र है, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए वहाँ जाना मुमकिन नहीं है। ऑफिस का काम बहुत ज़्यादा है। उनसे कहो कि किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेकर दवाई लें। गांव में भी अब अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं, उन्हें वही इलाज करवाने दो। रीना चुप हो गई और भारी दिल के साथ रसोई में काम करने चली गई। रीना के जाते ही रोहित चुंचलाकर अखबार को टेबल पर पटकते हुए गुस्से में बड़बड़ाने लगा, हद हो गई। इसके पिता तो रोज ही बीमार हुए रहते हैं, हर दूसरे दिन फ़ोन करके बुलाने लगते हैं। क्या हमारे पास इतना फालतू समय है कि आए दिन उन्हें डॉक्टर को दिखाने जाते रहें? अगर तबीयत खराब है तो खुद ही डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते? हर बार हमें क्यों परेशान करते हैं? क्या मैंने ठेका ले रखा इसके पिताजी का? कुछ देर बाद नाश्ता करके रोहित अपने ऑफिस के लिए निकल गया और इधर रीना घर का सारा काम जल्दी जल्दी निपटाने लगी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रीना ने जल्दी से हाथ पोंछे और दरवाज़ा खोला तो सामने किराएदार पूजा खड़ी थी। उसके हाथ में एक प्लेट थी जिसमें कुछ लड्डू रखे थे। भाभी जी, आज मैंने बेसन के लड्डू बनाए हैं, तो सोचा आपके लिए भी कुछ ले आऊं। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा तो रीना ने फीकी सी मुस्कान के साथ उसे थैंक यू कहा और वो लड्डू ले लिए, पर उसके चेहरे से खुशी कहीं गायब थी। पूजा ने तुरंत उसकी उदासी भांप ली। भाभी जी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। तो रीना ने उदासी भरे चेहरे के साथ कहा, कुछ खास नहीं, बस मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर पूजा थोड़ा चिंतित हो गई। क्या हुआ उन्हें? बस क्या बताऊं, डायबिटीज़ के मरीज़ तो पहले से ही हैं, अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। मैंने रोहित से कहा था कि चलकर उन्हें डॉक्टर को दिखा लाते हैं, लेकिन उनके पास समय ही कहाँ होता है। यह सुनकर पूजा ने सहानुभूति से रीना की ओर देखा। भाभी जी, फिर तो आपको बहुत चिंता हो रही होगी। उसी समय पूजा का पति अनिल बाजार से लौटकर आया था। उसे देखते ही पूजा बोली, अरे अनिल, आप सही समय पर आ गई। देखिए ना, भाभी जी कितनी परेशान हैं। उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और रोहित भाई साहब के पास समय नहीं है उन्हें दिखाने के लिए। अनिल ने बात सुनी और तुरंत बोला, अरे तो इसमें परेशानी क्या है पूजा, तुम भाभी के साथ चली जाओ,
मैं आप दोनों को गाड़ी से छोड़ देता हूँ। रीना ये सुनकर थोड़ी चौंकी, फिर झिझकते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, इतनी तकलीफ मत कीजिए। तो अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है। अंकल जी वहाँ परेशान हो रहे होंगे, उनकी तबीयत खराब है, तो आपको उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और फिर हम तो एक ही परिवार की तरह हैं, अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। पूजा ने भी बड़े प्यार से कहा, हाँ भाभी जी, आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ चलूँगी। रीना ने उनकी बात सुनकर दिल ही दिल में राहत महसूस की। अनिल ने तुरंत अपनी कार की चाबी उठाई और बोला, तो चलिए भाभी जी, अभी निकलते हैं, देर करना ठीक नहीं होगा। तो रीना पूजा और अनिल का आभार जताते हुए अपना दुपट्टा उठाया और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। गाड़ी में बैठी रीना ने मन ही मन सोचा, कभी कभी मदद वहाँ से मिलती है जहाँ से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। गांव पहुँचने के बाद अनिल उसके पिता बनवारी जी को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा, इनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और फेफड़ों में संक्रमण का असर दिख रहा है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। अस्पताल से वापस आने के बाद रीना 2 दिन के लिए अपने पिता के पास ही रुक गई। भाभी जी, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे तुरंत बताइएगा, कभी भी कॉल कर लीजिएगा। इतना कहकर पूजा और अनिल घर वापस लौट आई। तीसरे दिन रीना गांव से लौटकर घर आई तो अंदर आते ही थकी हुई सी सोफे पर बैठ गई। रोहित ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा था। उसे देखते ही उसने औपचारिकता से पूछा, तो पिताजी की तबीयत कैसी है अभी। रीना ने पानी का गिलास उठाते हुए जवाब दिया, अब ठीक है, उनका शुगर लेवल ज़्यादा हो गया था, खाने में परहेज भी तो नहीं करते हैं ना। पिछले कई दिनों से कोर्ट केस की भागदौड़ में उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखा और उनकी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन एक बात तो अच्छी हो गई, सालों से जो उनका कोर्ट केस चल रहा था उसका फैसला उनके हक में ही आया है। कौन सा केस? रोहित ने तुरंत चौंकते हुए पूछा। तो रीना बोली, अरे वही, उनकी ज़मीन का केस, याद है, जो पिछले कई सालों से चल रहा था। आखिरकार उन्होंने वो केस जीत ही लिया। ये सुनकर रोहित के हाथ से चाय का कप लगभग गिरते गिरते बचा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो थोड़ा आगे झुकते हुए बोला, क्या वही ज़मीन जो हाईवे के साथ लगती थी? तो रीना ने सहजता से जवाब दिया, हाँ वही ज़मीन। बाप रे, उसकी कीमत तो करोड़ों में है। हाँ रोहित, उसकी कीमत करीब 2 करोड़ हो चुकी है। पिताजी उसे बेचने का सोच रहे हैं। रोहित को जैसे अचानक ही किसी खजाने की चाबी मिल गई हो। उसके चेहरे पर एक विचित्र उत्साह और खुशी की झलक आ गई। वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। वैसे उन्होंने कुछ कहा कि वो इन पैसों का क्या करेंगे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं सोचा। और वैसे भी जब शरीर ही साथ ना दे तो पैसा भी किस काम का। तभी रोहित ने चाय का कप नीचे रखते हुए गंभीरता का दिखावा करते हुए कहा, हाँ बात तो सही है, ऐसे बड़े फैसलों में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। आखिर ये संपत्ति उनकी मेहनत की है। रोहित के दिमाग में जैसे खलबली सी मच गई थी। वो दिखने को भले ही सामान्य बन रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत बेचैन था कि कहीं रीना के ताऊजी का बेटा रवि उन्हें अपने पक्ष में कर जमीन न हथिया ले। आखिरकार रीना अपने पिता की इकलौती बेटी है, इसलिए उस जमीन पर हमारा ही हक बनता है। वो यही सोचता रहा। रात को जब रीना रसोई का काम निपटा कर कमरे में आई तो रोहित लैपटॉप लिए बैठा था, पर उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। जब रीना ने देखा तो बिस्तर पर बैठते हुए बोली, किन विचारों में खोए हैं? लैपटॉप का काम हो गया है तो उसे बंद करके सो जाइए ना। तभी रोहित ने कहा, रीना, तुम्हारे पिताजी की तबीयत सही नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें अकेले वहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा? आखिर वो हमारे बड़े हैं, हमारा फ़र्ज बनता है उनका ख्याल रखना।
यह सुनकर रीना हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने तो पहले भी कहा था कि चलकर उनसे मिल आते हैं, पर आपको ऑफिस के काम ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं। अरे रीना, मुझे कहाँ पता था कि उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। अब तुमने आकर सब कुछ बताया तो अब सोचता हूँ कि उन्हें यहीं ले आते हैं, हमारे साथ रहेंगे तो हम उनकी अच्छी देखभाल कर पाएंगे। रोहित की बात सुनकर रीना सोच में पड़ गई। फिर बोली, अरे लेकिन आपने ही तो कहा था कि गांव का माहौल उनके लिए बेहतर है। वैसे तो आपकी बात ठीक थी, हमारे शहर में तो प्रदूषण ही इतना है कि अच्छा भला इंसान भी बीमार हो जाए। और वैसे भी 2-3 दिन बाद रवि आ जाएगा तो फिर वो लोग उनका ध्यान रख लेंगे। अरे तुम भी ना, आजकल हर कोई अपने काम में व्यस्त है। अगर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा? हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहें? मैं कहता हूँ कि उन्हें यही ले आते हैं। रीना को रोहित की बात में थोड़ा दम लगा। बात तो आप सही कह रही हैं रोहित, यहाँ रहेंगे तो हमारी नज़रों के सामने रहेंगे। हाँ रीना, तुम कल उन्हें फ़ोन करके बता देना कि हम इस रविवार को उन्हें लेने आ रहे हैं। अगले दिन सुबह जब रीना की आँख खुली तो उसने देखा कि रोहित पहले से ही तैयार होकर बैठा था। यह देखकर रीना चौंक गई। उसने उठते ही पूछा, अरे आज आप ऑफिस जल्दी जा रहे हैं क्या? इतनी सुबह सुबह तैयार हो गई। नहीं रीना, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैंने छुट्टी ले ली है। रीना और भी हैरान हो गई। छुट्टी? क्यों, क्या हुआ? कोई ख़ास बात है? हाँ रीना, हम आज ही गांव जा रहे हैं पिताजी को लेने के लिए। लेकिन रोहित, हमने तो रविवार को जाने का सोचा था ना, आज अचानक से। तो रोहित बोला, हाँ जितना जल्दी उतना बेहतर है। उनकी सेहत का सवाल है और इस मामले में मैं किसी भी तरह की देर या लापरवाही नहीं कर सकता। और रीना, तुम्हारे ताऊजी का बेटा रवि कितना चालबाज है, क्या तुम नहीं जानती? तुम्हारे पिता के पास जो ज़मीन है उन्हें बहला फुसला कर बड़ी आसानी से अपने कब्जे में ले लेगा और हम यहाँ हाथ मलते रह जाएंगे। उन्हें यहाँ ले आएंगे तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। यह सुनकर रीना कुछ सोचते हुए बोली, हाँ बात तो ठीक है, रवि पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता। तो रीना, तुम अभी उन्हें फ़ोन करो और उन्हें बता दो कि हम आज ही उन्हें लेने आ रहे हैं। रीना ने अपने पिताजी को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बातें बताई। तो बनवारी जी बोले, लेकिन बेटी वहाँ क्यों आना? मेरी तबीयत अब बेहतर है, मैं यहीं ठीक हूँ। रीना परेशान होकर बोली, पिताजी आप समझ क्यों नहीं रहे? शहर में हमारे साथ रहने से हम आपकी बेहतर देखभाल कर पाएंगे। उसी समय रोहित ने रीना के हाथ से फ़ोन लिया और बड़े अधिकार के साथ बोला, पिताजी अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। अब आपकी सेहत हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। आज हम आपको लेने आ रहे हैं, ये फैसला हो चुका है। तो पिताजी हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, अरे बेटा कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा, लेकिन मुझे सच में यही सुकून मिलता है। यहाँ की मिट्टी, यहाँ का माहौल, सब कुछ यहाँ अपना सा लगता है। तभी रोहित भावुक अंदाज में बोला, लेकिन पिताजी आप नहीं जानते कि यहाँ रीना और मुझे आपकी कितनी चिंता है। आप सामने रहेंगे तो हमारे दिल को संतुष्टि मिलेगी। रीना आपकी इकलौती बेटी है, इसलिए आपका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब आप ही सोचिए, अगर आपकी जगह मेरे पिताजी होते तो क्या मैं उनके लिए ये सब नहीं करता? तो आखिरकार हार कर बनवारी जी ने उनके साथ चलने के लिए हामी भर दी। शाम के समय रोहित और रीना बनवारी जी को लेकर घर लौटे तो रोहित ने गाड़ी रोककर कहा, रीना तुम गेट खोलो, मैं पिताजी को गाड़ी से उतारने में मदद करता हूँ। तभी रीना ने गाड़ी से उतरकर डोर बेल बजाई तो उनकी किराएदार पूजा ने जल्दी से गेट खोला और रीना के पिता को देखकर तुरंत हालचाल पूछा। फिर रीना से बोली, ये तो बहुत अच्छा किया भाभी जी आपने, जो अंकल जी को यहाँ ले आई। बनवारी जी के आने के बाद घर का माहौल खुशनुमा हो गया।
रीना सुबह सुबह उनके लिए नाश्ता बनाती और रोहित शाम को ऑफिस से लौटकर उनके साथ बैठकर बातें करता। बनवारी जी भी वहां आकर खुश थे। एक शाम जब सब लोग चाय पी रहे थे तो रोहित मुद्दे की बात पर आया। उसने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, पिताजी, सच कहूँ तो आपके यहाँ आने के बाद घर में एक अलग ही रौनक आ गई है। ईश्वर का दिया सब कुछ है। घर में बड़े बुजुर्गों की कमी थी, अब वो भी पूरी हो गई। बस एक ही बात है जो कभी कभी परेशान करती है। बनवारी जी ने चौंक कर पूछा, क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन ये घर आजकल के ज़माने में थोड़ा पुराना सा लगता है। बच्चों के दोस्त जब यहाँ आते हैं तो बच्चों को उन्हें इस घर में लेकर आने में शर्म महसूस होती है। ऐसा क्यों बेटा, घर तो अच्छा है। बस पिताजी, उनके दोस्तों के घर बड़े और मॉडर्न हैं, तो तुलना करते हुए उन्हें ये घर थोड़ा साधारण लगता है। अगर घर किसी पॉश इलाके में होता और थोड़ा आधुनिक तरीके का बना होता तो बात ही कुछ और होती। आज के समय में प्रॉपर्टी की कीमत आसमान छू रही है। अगर हमें अच्छी सोसाइटी में एक बड़ा घर लेना हो तो अच्छी खासी रकम चाहिए होगी। बनवारी जी ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया और बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी बात सही है। आजकल एक एक चीज़ का खर्चा बढ़ गया है। यही तो बात है पिताजी। और अगर नया घर लेते भी हैं तो घर भी अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए। अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उन्हें भी अपने अलग कमरे चाहिए होंगे। सब कुछ कैसे होगा समझ नहीं आता। बनवारी जी रोहित की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, तो बेटा, इसमें चिंता वाली क्या बात है? जो भी मदद चाहिए तो मुझे बताओ। ये सुनते ही रोहित के आंखों में चमक आ गई, लेकिन फिर अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए मायूसी भरे स्वर में बोला, पिताजी, बात इतनी आसान नहीं है। ये करोड़ों का मामला है। बेटा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे पास जो कुछ है वो आखिर तुम्हारा ही तो है। गांव की ज़मीन बेचने के बाद मुझे जितना भी पैसा मिलेगा वो तुम दोनों का ही तो है। उस ज़मीन को बेचने पर लगा देते हैं। यह सुनकर रोहित ने अपनी खुशी छुपाते हुए रीना की ओर देखा और बोला, पिताजी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हम जल्द ही किसी अच्छी सोसाइटी में एक अच्छा घर देखना शुरू कर देते हैं। अगले ही दिन से रोहित और रीना ने शहर की बड़ी बड़ी सोसाइटी में नए घर देखने शुरू कर दिए और आखिरकार उन्हें एक बड़ा आलीशान मकान पसंद आ ही गया। 2-4 दिन में सौदा पक्का करने के लिए एडवांस रकम देनी थी। नए घर के बारे में सोच सोच कर रोहित और रीना बहुत खुश थे। शुरू में तो रीना और रोहित बनवारी जी का अच्छे से ख्याल रख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनकी तबीयत के प्रति लापरवाही बरतनी शुरू कर दी। अगले दिन बनवारी जी आंगन में चारपाई पर लेटे हुए जोर जोर से खांस रहे थे। उनकी सांस फूल रही थी। रीना किचन से बाहर आई और बोली, क्या पिताजी, आपने दवाई समय पर नहीं खाई क्या? बनवारी जी ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, नहीं बेटी, दवाई ख़त्म हो गई है। मैंने रोहित से कहा था, लेकिन शायद वो लाना भूल गया। इतने में रोहित अंदर से बाहर आया और कहने लगा, अरे पिताजी, माफ़ करना, मैं दवाई लाना भूल गया। ऑफिस का काम इतना था कि ध्यान ही नहीं रहा। बनवारी जी ने हल्की खांसी के बीच कहा, ठीक है बेटा, दवाई बाद में लाना। अभी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, वो एक बार देख लेगा तो सही दवाई लिख देगा। लेकिन रोहित ने जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाते हुए जवाब दिया, पिताजी, अभी डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं है। हमें बैंक जाना है नए मकान की डील पक्की करने के लिए। जो एडवांस रकम देनी है उसके लिए एफडी तुड़वानी पड़ेगी। आप चिंता मत करो, शाम तक मैं दवाई ला दूंगा। बनवारी जी ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तभी रीना जल्दी से बोली, पिताजी, हमें बैंक में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप थोड़ा आराम करो,
हम जल्दी आ जाएंगे। रोहित ने गाड़ी स्टार्ट की और रीना के साथ बंक के लिए निकल गया। बनवारी जी अकेले खांसते हुए वहीं चारपाई पर लेटे रहे। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी उनकी खांसने की आवाज़ सुनकर रीना की किराएदार पूजा सीढ़ियों से उतरकर नीचे आई और बनवारी जी की ऐसी हालत देखकर वो घबरा गई और बोली, अंकल जी, आपकी हालत तो ज़्यादा ही खराब लग रही है। भैया और भाभी कहाँ हैं? तो बनवारी जी बड़ी मुश्किल से बस इतना ही बोल पाए, बंक गए हैं किसी काम से। पूजा ने तुरंत अपने पति को बुलाया। अनिल, अंकल जी की हालत ठीक नहीं है, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। बनवारी जी ने विरोध किया। नहीं बेटी, परेशान मत हो, रीना और रोहित आकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन इतनी देर में कहीं तबीयत और ज़्यादा खराब ना हो जाए। आपकी दवाई कहाँ है? वो लेने से खांसी ठीक हो जाएगी, पूजा ने कहा। तो बनवारी जी बोले, बेटी, दवाई तो ख़त्म हो गई है, रोहित को कहा था पर वो लाना भूल गया। तभी पूजा का पति अनिल आया और बोला, अंकल जी, चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। यह सुनकर बनवारी जी ने संकोच से कहा, अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत है, रोहित और रीना आते ही होंगे, वे खुद मुझे ले जाएंगे। अंकल जी, आप हमें घर क्यों समझते हैं, हम भी तो आपके ही बच्चे जैसे हैं। कहते हुए अनिल ने गाड़ी निकाली और उन्हें डॉक्टर को दिखाने ले गया। बनवारी जी ने रास्ते भर पूजा और अनिल को ढेर सारे आशीर्वाद दिए, क्योंकि बेटी दामाद के घर रहते हुए बनवारी जी का हर दिन पहले जैसा ही कट रहा था। बिना देखभाल, बिना सहारा, रोहित और रीना अपनी दुनिया में ही मस्त थे। जब भी बनवारी जी रोहित से किसी काम के लिए कहते तो वो हमेशा टाल देता। पिताजी, अभी टाइम नहीं है, कल ऑफिस से आते हुए ले आऊँगा। यह जवाब इतनी बार सुनने को मिला कि अब बनवारी जी ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। रीना भी अब अपने पिता के प्रति लापरवाह हो चुकी थी। वो या तो किट्टी पार्टी में रहती या शॉपिंग में, घर पर होती भी तो फ़ोन पर अपनी सहेलियों से बातें करती रहती। अब तो दवाई ख़त्म होने पर भी बनवारी जी अनिल को ही फ़ोन करके अपनी दवाई मंगवा लेते और उसके मना करने के बावजूद भी उसके हाथ में दवाई के पैसे ज़बरदस्ती थमा देते। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। रोहित और रीना अपने सपनों के घर में शिफ्ट होने को बेताब थे। रजिस्ट्री का दिन भी नज़दीक आ रहा था और दोनों बेहद उत्साहित थे। एक शाम जब रोहित ऑफिस से घर लौटा तो रीना ने झूमते हुए कहा, सुनिए, अब हम अपने नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें एक बढ़िया सी गाड़ी ले लेनी चाहिए और घर के लिए फर्नीचर भी आरामदायक और शानदार होना चाहिए। मेरी सहेलियां सब घर देखने आएंगी तो सब अच्छा दिखना चाहिए ना। ये बात तो सही है रीना। वैसे तुम्हारे पिताजी को जो 2 करोड़ मिलने वाले हैं, उनमें से हम तो सिर्फ 1 करोड़ का घर खरीद रहे हैं, बाकी पैसे तो बच ही रहे हैं। उन पैसों से हम बहुत आरामदायक फर्नीचर और एक लग्जरी गाड़ी ले सकते हैं। तो रीना ने खुशी खुशी हामी भरी और बोली, वैसे भी पिताजी इस उम्र में क्या करेंगे इतने पैसे का, उन्हें तो बस आराम चाहिए, वो हम दे ही रहे हैं। ये तो बनवारी जी को भी पता था कि बेटी दामाद उन्हें कैसा आराम दे रहे हैं। 2 दिन से उनकी तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ रही थी, दिल भारी महसूस हो रहा था। अगले दिन रीना और रोहित दोनों बहुत उत्साहित थे। रोहित ने कहा, पिताजी, जल्दी कीजिए, आज ज़मीन की रजिस्ट्री का दिन है, तैयार हो जाइए। बनवारी जी ने थके हुए स्वर में कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दिल भारी सा लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे लगता है मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। यह सुनकर रोहित के मन में गुस्सा भर आया, लेकिन उसने गुस्से को दबाते हुए कहा, पिताजी, आज जाना ज़रूरी है, नहीं तो ज़मीन की रजिस्ट्री की डेट आगे बढ़ जाएगी और जब तक ज़मीन की रजिस्ट्री करवा कर पैसे हाथ में नहीं आएंगे तब तक हम अपने मकान की रजिस्ट्री कैसे करवाएंगे। तभी रीना ने भी कहा,
हाँ पिताजी, आज तो जाना बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी आपको गाड़ी में बैठकर ही तो जाना है। आप गाड़ी में आराम से बैठ जाइए। सारा काम होने के बाद आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। बनवारी जी ने दुखी होकर कहा। बेटी, मेरी तबीयत अगर ठीक होती तो मैं क्यों मना करता, लेकिन अब तो मुझ में उठने की भी हिम्मत नहीं है। बनवारी जी ने बहुत मना किया, लेकिन फिर भी रोहित और रीना ने उन्हें ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया और ये कहकर कचहरी के लिए निकल गई कि थोड़ी देर में काम हो जाएगा, फिर आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। लेकिन समय बढ़ता गया और वो दोनों वापस नहीं आए। बनवारी जी का दम घुट रहा था। उन्होंने 1-2 बार फ़ोन किया, लेकिन हर बार यही जवाब मिला, बस थोड़ी देर और लगेगी, फिर हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। बनवारी जी की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। उनकी हिम्मत टूटने लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे तैसे साहस जुटाकर अनिल को फ़ोन किया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। बेटा, मुझे लगता है कि मेरा समय आ गया है। मेरा दम घुट रहा है, तुम जल्दी आओ। अनिल के कानों में ये शब्द बोलते ही उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने तुरंत फ़ोन काटा और बिना समय गंवाए ऑफिस से निकल पड़ा और बनवारी जी द्वारा बताई जगह पर पहुंच गया। बनवारी जी की हालत वाकई में बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उन्हें जल्दी से अस्पताल लेकर गया। अस्पताल पहुँचे, डॉक्टर ने जांच पड़ताल शुरू की। इधर जब रोहित और रीना बनवारी जी को लेने के लिए बाहर आए तो देखकर हैरान रह गए। बनवारी जी गाड़ी में नहीं थे। उन्होंने फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन भी बंद आ रहा था। वो दोनों पसीने से तरबतर हो गए। पिताजी की चिंता से ज़्यादा उन्हें उस बात की चिंता थी कि अगर आज पैसे हाथ में न आए तो नए मकान की रजिस्ट्री में और वहाँ शिफ्ट होने में और भी देरी हो जाएगी। उसी समय रोहित के पास अनिल का फ़ोन आया और उसने सारी बातें बताते हुए उसे जल्दी अस्पताल पहुँचने को कहा। इतनी बात सुनते ही रोहित गुस्से से चिल्लाने लगा। अनिल, आखिर तुम क्या साबित करना चाहते हो? पिताजी को अस्पताल ले जाकर तुम हीरो बनना चाहते हो? तो अनिल बोला, लेकिन भाई साहब, अंकल जी की हालत इतनी खराब थी कि एक पल की देरी भी जानलेवा हो सकती थी। क्या तुम्हें उनकी सेहत से ज़्यादा रजिस्ट्री की परवाह है? रोहित की आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थी। उसने कहा, हाँ, रजिस्ट्री की परवाह है मुझे, और सिर्फ तुम्हारे कारण आज हमारा काम बनते बनते रह गया। तुमने बीच में आकर सब बर्बाद कर दिया। इधर चेकअप के बाद जो कुछ भी सामने आया उसे सुनकर अनिल हैरान रह गया। डॉक्टर ने बताया कि बनवारी जी को दिल का दौरा पड़ा था। अगर थोड़ी भी देरी हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। 2-3 दिन के इलाज के बाद बनवारी जी अस्पताल से घर लौटे, पर जब तक अस्पताल में रहे अनिल ने उनकी देखभाल की, क्योंकि उनकी बेटी और दामाद को तो कोर्ट कचहरी से ही फुर्सत नहीं थी। डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें पूरी देखभाल और आराम की ज़रूरत है, लेकिन रीना और रोहित के लिए ये सिर्फ सुनने की बातें थी। उनके दिमाग में केवल उनका नया मकान ही घूम रहा था। बनवारी जी के घर आने के बाद अनिल और पूजा ने कोई दूसरा मकान किराए पर लेकर वहां से जाने का फैसला कर लिया। इधर रोहित को रजिस्ट्री की तारीख आगे बढ़ने की वजह से उसके चेहरे पर हर वक्त नाराज़गी झलकती रहती। 2 दिन बाद फिर से रजिस्ट्री की नई तारीख तय हुई तो रोहित ने कहा, पिताजी, अब हर हाल में ये काम निपटाना है। इस बार कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। रीना ने भी उसके हाँ में हाँ मिलाई। बनवारी जी को उनका ये व्यवहार देखकर बड़ी हैरानी हुई। काफ़ी देर तक वो सोच विचार में बैठे रहे, लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें क्या करना है। अगले दिन ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई, पर घर पहुंचते ही रीना और रोहित बनवारी जी के पास आकर बैठ गए और प्यार से बोले, पिताजी, अब जल्दी से ये पैसे हमें दे दीजिए, क्योंकि कल ही हमारे आलीशान बंगले की रजिस्ट्री होने वाली है। ये सुनकर बनवारी जी ने रोहित और रीना की ओर देखा, जो खुशी से खिलखिला रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने सोचा है कि ज़मीन से आई रकम
मैं अपने पास ही रखूँगा। ये सुनते ही रीना और रोहित दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। लेकिन पिताजी, आपने ही तो हमें पैसे देने के लिए कहा था। अब हमने डील भी पक्की कर ली है, एफडी तुड़वा कर एडवांस रकम भी दे चुके हैं, रोहित ने कहा। तो रीना भी बोली, हाँ पिताजी, अब आप ऐसे मुकर नहीं सकते। तभी बनवारी जी ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ बेटा, मैंने कहा था, पर अब ये पैसे मुझे अपने बुढ़ापे के लिए रखने हैं। लेकिन पिताजी, आपकी देखभाल तो हम कर ही रहे हैं ना। हाँ बेटा, मुझे भी पता है कि आप मेरी कैसी देखभाल कर रहे हो। अभी ये बातें चली रही थी कि अनिल और पूजा अंदर आए। आपने बुलाया अंकल जी? हाँ बेटा, मैंने ही तुम्हें बुलाया है, कुछ महत्वपूर्ण बात करनी थी। आओ बैठो। बनवारी जी ने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। अनिल बेटा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, हर पल सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों के लिए जिया। लेकिन अब मैं ज़िंदगी के उस पड़ाव पर हूँ जहाँ नज़र तो धुंधली हो जाती है, लेकिन रिश्तों का झूठ और सच साफ साफ दिखाई देने लगता है। मैंने अपनी ज़मीन बेचकर जो 2 करोड़ रुपए कमाए हैं, उनके लिए मैंने फैसला कर लिया है और ये फैसला अंतिम है। ये सुनकर रोहित बेचैन हो उठा। उसने जल्दी से कहा, पिताजी, लेकिन वो पैसे तो हमारे भविष्य के लिए हैं ना। तभी बनवारी जी ने हाथ उठाकर उसकी बात काटते हुए कहा, रोहित, मैं तुम्हारी ज़रूरत को जानता हूँ, साथ ही तुम्हारी नीयत को भी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अपने पैसों को मैं अपने पास रखूँगा, क्योंकि एक पिता भला अपनी बेटी के घर कब तक पड़ा रहेगा। इसलिए मैंने तय किया है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो रीना झट से बोली, लेकिन पिताजी, आप गांव में अकेले कैसे रहेंगे? क्यों बेटा, अब तक अकेला ही रहता आया हूँ। तुम लोगों को 10 बार बुलाता हूँ, तब कहीं जाकर एक बार झलक दिखाते हो, और अब भी बस मेरी प्रॉपर्टी के लालच में मुझे यहाँ ला पटका। पर बेटी, आज तक बस यही सुनता आया था कि बेटा बहू बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। लेकिन तू तो एक बेटी थी, एक बेटी होकर भी तू अपने पिता का दर्द नहीं समझ पाई और पति की बातों में आकर प्रॉपर्टी के लालच में फंस गई। ये सुनकर रीना की आंखें शर्म से झुक गई, पर बनवारी जी ने अपनी बात जारी रखी और बोले, वैसे बेटा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं गांव में अकेला नहीं रहूंगा। मैंने फैसला किया है कि मैं अनिल और पूजा को अपने साथ ले जाऊंगा। अब मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी इनके साथ बिताना चाहता हूँ। मेरे कोई बेटा और बहू तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने बेटे बहू की तरह मेरी सेवा की है। उनकी बात सुनकर अनिल और पूजा की आंखों में आंसू आ गए। बनवारी जी ने अपनी बात जारी रखी, इन दोनों ने मेरे लिए जो कुछ किया, उसका एहसान मैं पैसे से तो नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी मैंने फैसला किया है कि ज़मीन से आए आधे पैसे मैं वृद्ध आश्रम में दान करूंगा। बाकी के आधे पैसों पर इन दोनों का ही हक होगा। अब ये लोग किसी किराए के मकान में नहीं, अपने खुद के घर में रहेंगे। और हाँ, मेरे मरने के बाद मेरे गांव वाले मकान पर भी इन दोनों का ही हक होगा। जल्द ही मैं अपनी वसीयत लिखवा दूंगा। ये बात सुनकर अनिल हाथ जोड़ते हुए बोला, अंकल जी, आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, ये जानकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन इस सब के बीच पैसों को मत लाइए। हमें पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। अनिल की बात सुनकर बनवारी जी की आंखें भर आई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, नहीं बेटा, जब तक तुम अपना अच्छा सा मकान नहीं देख लेते, तब तक तुम मेरे साथ गांव वाले मकान में रहना। उसके बाद हम सब शहर के आलीशान बंगले में रहेंगे। यह सुनकर रोहित और रीना के चेहरे पर गुस्सा उतर आया। उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बनवारी जी के सख्त लहजे ने उन्हें चुप करा दिया। उन्होंने कहा, रीना और रोहित, तुम लोग शायद ये समझ ही नहीं पाए कि पैसे से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। तुमने मुझे सिर्फ पैसों की नज़र से देखा, जबकि अनिल और पूजा ने मुझे अपना समझा। जब मेरी सांसें अटकी हुई थी,
तब भी तुम्हें रजिस्ट्री की पड़ी थी। अब मैं अपना बुढ़ापा उन्हीं के साथ बिताऊंगा जिनके दिल में मेरे लिए प्यार है, लालच नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी रीना और रोहित दोनों रोते हुए बोले, पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो बनवारी जी ने अपना सामान पैक करते हुए कहा, माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन भरोसा अब तुम पर कभी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रिश्ते भरोसे से चलते हैं, मजबूरी से नहीं। इतना कहकर बनवारी जी अनिल और पूजा के साथ अपने घर के लिए रवाना हो गए और बेटी दामाद अपना सा मुँह लेकर उन्हें जाते हुए देखते रह गए, क्योंकि अब उनके आलीशान बंगले के लिए एडवांस में दिए गए डील के पैसे भी उनके हाथ से जा चुके थे। आज उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। तो दोस्तों, बनवारी जी का फैसला आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।